हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पहली तारीख है तो पहली तारीख को जनरली क्या होता है कि न्यू ईयर में पहले दिन पे जो आप काम करते हो वो जनरली पूरे साल करते चले आते हो। आप लोग घर में ही सुनते रहते होगे तो मैंने कहा क्यों ना पहली तारीख को वीडियो बनाया जाए। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर आप बहुत सारी रिपोर्ट्स को डिकोड करते हो, तो आपकी खुद की क्या एनालिसिस है? मतलब आप दूसरों की रिपोर्ट को तो एनालाइज़ करते हो, आपकी उनकी खुद की प्रेडिक्शंस को आप देखते हो। आपकी भी की क्या कोई प्रेडिक्शन है 2023 के लिए? जनरली मैं कोई प्रेडिक्शन देता नहीं, प्राइस प्रेडिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देता। एजुकेशन बेस्ड चैनल है, यहाँ पे हम किसी तरीके की प्राइस प्रेडिक्शन नहीं देते। ना मैं कोई और ट्रेंड बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि हाई ऑन पब्लिक डिमांड मुझे लगता है कि चलिए मेरी क्या एनालिसिस है 2023 के लिए। मैं कोई इतना बड़ा शख्स नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ। लेकिन फिर भी मेरे क्योंकि 5-6 साल का एक एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, तो उसके बेसिस पे एक आकलन है कि 2023 में क्या-क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे और क्या ट्रेंड बनेंगे और क्या प्रेडिक्शन है, मार्केट को लेके क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन इस प्रेडिक्शन के बेसिस पे कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं ये वीडियो के शुरू में ही आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ़ आपके दिमाग को खोलने के लिए, आपको और सोचने की एक इनपुट दिया जा रहा है कि हाँ, आप सोचो, 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 क्योंकि अगर आप सोचोगे, तो ही आप जब सवाल पूछोगे, जब व्हेन यू विल थिंक अबाउट थिंग्स, देन ओनली यू कैन से कि ओके, हाँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वैसे भी साल की शुरू है, 2023 की प्रेडिक्शन है, तो ये वीडियो वैसे भी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट का क्या प्रेडिक्शन है। देखिए, मार्केट की सिंपल सी बात है, बॉटम नहीं हुआ है। बॉटम क्योंकि जो एस-एंड-पी 500 है, जो अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, अभी उन्हीं का बॉटम नहीं हुआ है। तो जो पूरी स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का, एस-एंड-पी 500 का जब बॉटम नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है, अभी क्रिप्टो का भी बॉटम नहीं हुआ है, राइट? और जब क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बिटकॉइन का बॉटम अभी तक नहीं मिला है। और जब बिटकॉइन का बॉटम नहीं हुआ है, तो ओवरऑल जो क्रिप्टो की मार्केट है, मूव जनरली उसी हिसाब से करती है, जिस हिसाब से बिटकॉइन मूव करता है। और बिटकॉइन जनरली किस हिसाब से मूव करता है? बिटकॉइन मूव करता है जिस हिसाब से एस-एंड-पी 500 या स्टॉक मार्केट मैक्रो लेवल पे मूव करती है। तो जब वहाँ पे अभी तक बॉटम नहीं आया है, एस-एंड-पी 500 में जब बॉटम नहीं आया है, तो क्रिप्टो में भी बॉटम नहीं आया है। और एस-एंड-पी 500 में प्रेडिक्शन ये की जा रही है, अगेन वंस अगेन ये सब मार्केट के जो पंडित्स हैं उनके बेसिस पे है। तो जो प्रेडिक्शन है उसमें ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि जो क्वार्टर 1 है 2023 का, जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, इसके अंदर जो है बॉटम हो सकता है। और इसके अंदर बॉटम पहले एस-एंड-पी 500 की जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उनके अंदर बॉटम आएगा और उसके बाद बॉटम देखा जा सकता है क्रिप्टो मार्केट में भी। और यहाँ से 20-30% एस-एंड-पी 500 नीचे जा सकता है और करीब 30-40%, 50% तक जो है, जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ से भी नीचे जा सकती है। तो all in all, this is not a financial advice. Once again, it's just that many people still think that bottom is yet to come overall in the Bitcoin or in the crypto market, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2023 के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी क्रिप्टो की, लेकिन आप ये सोचोगे कि 2023 के बिगिनिंग में कुछ हो जाएगा या मिड में कुछ हो जाएगा, ऐसा दिखने में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अभी भी जनवरी 2023 के या पूरा 2023 के एंड में जाके प्रोबेबली आप रिकवरी देख सकते हो, बट वो भी कोई वी शेप रिकवरी के चांसेस नहीं है। और क्योंकि जो सिनेरियो अभी भी, जो मैक्रो लेवल के सिनेरियोज हैं, वो सिनेरियो अभी भी कोई बदले नहीं है। पूरी दुनिया में अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स को लाके लेके जो बात है, यूएस के अंदर हो सकता है कि जनवरी या फरवरी या फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फेडरल रिजर्व ये कह सकता है कि ओके, अब हम कोई रेट हाइक्स नहीं करेंगे, राइट? और जिसका जो एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा मार्केट के अंदर कि चलो अब कोई रेट हाइक्स नहीं होंगे, तो हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कभी एकदम नहीं आएगा। उसका प्रॉब्ली जो इम्पैक्ट होते-होते साल के एंड में आप देखोगे कि रिकवरी होते हुए देखोगे। अगेन, रिकवरी में और बुल मार्केट में फ़र्क होता है। इफ आई से रिकवरी, सो रिकवरी इज़ नॉट बुल मार्केट। बुल मार्केट यू माइट नॉट इवन सी इन 2023, राइट? So this is very important because you need to understand that the bottom has not happened in the share market, and बॉटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, एस-एंड-पी 500 अभी भी बिटकॉइन और एस-एंड-पी 500, ये देखो एक चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप कोरिलेशन देखो, बीटीसी और एस-एंड-पी 500 का कोरिलेशन है 0.58। ये कॉइनबेस की एक रिपोर्ट है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जब बीटीसी में और बाकी कमोडिटीज़ और एसेट्स में क्या रिलेशन है। सबसे हाईली कोरिलेटेड है बीटीसी और इथेरियम। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से बीटीसी मूव करता है उस हिसाब से इथेरियम मूव करता है। लेकिन इथेरियम के बाद सबसे ज़्यादा हाईली कोरिलेशन जो है वो एस-एंड-पी 500 के साथ है। जितनी ये फिगर 1 की तरफ होगी, उतना ज़्यादा
हाई कोरिलेशन होगा, जितना ही नेगेटिव की तरफ होगी उतना ज़्यादा लेस कोरिलेशन होगा, राइट? तो इस चार्ट से ये पता लगता है कि बीटीसी और एस-एन-पी 500 अभी भी हाईली कोरिलेटेड है। ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ये रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आऊँगा, राइट? और ऊपर से एक न्यूज़ आप और देख सकते हो, माउंट गोक्स। अगर आप देखो, माउंट गोक्स एक एक्सचेंज थी जो कि हैक हुई थी 2014 के आसपास, और उसके जो 1.5 लाख या 1,40,000 बिटकॉइन जो मार्केट में आने वाले हैं, जो लोगों को मिलने वाले हैं, तो लोगों को सोचो 8 साल से कोई चीज़ नहीं मिली और 8 साल बाद उन्हें अब उनको बिटकॉइन मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 1,37,000 या 1,38,000 बिटकॉइन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों के हाथ में पुराना पैसा उनका इतने सालों से जब हाथ में आएगा, तो हो सकता है वो मार्केट के अंदर सेल करें। तो आप इसका भी एक मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देख सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इथेरियम का जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है, इथेरियम के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी आपको इस साल अगर मिलते हैं 2023 के अंदर, तो काफ़ी सारा जो इथेरियम का स्टेकिंग रिवॉर्ड है, उस पे टैक्स जनरेट होगा। टैक्स को पे करने के लिए इथेरियम को स्पॉट मार्केट में बेचा जाएगा और उसका भी सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर बन सकता है। और मैंने पिछली रिपोर्ट में भी ये कवर किया था मसारी के बेसिस पे, कि बहुत सारे टोकेनोमिक्स डीफाई जो है वो 2019 एंड या 2020 में आया था। तो डीफाई के प्रोजेक्ट इस तरीके से आए थे कि उन्होंने जब टोकेनोमिक्स करी थी, तो काफ़ी सारे टोकन 3 साल बाद खुलने थे। तो 2020 के बाद 2023 के अंदर बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के टोकनोमिक्स इस तरीके से है कि टोकन्स खुलेंगे, इन्वेस्टर के पास जाएंगे, बहुत सारे जो लोग शुरू में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, फाउंडर्स के पास टोकन्स आएंगे, टोकन्स मार्केट के अंदर डंप हो सकते हैं। ये 50 बिलियन यूएस डॉलर से लेके 200-250 बिलियन यूएस डॉलर तक के टोकन्स मार्केट में 2023 के आसपास आ सकते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रेशर है, इथेरियम के अंदर प्रेशर है, बीटीसी के अंदर प्रेशर है, और एस&पी 500 के अंदर अभी तक बॉटम नहीं आया है, राइट? तो ये इनफ है आपको मटेरियल समझने के लिए कि पिक्चर अभी बाकी है, और माइनर्स का भी कोई अच्छा खासा हाल नहीं है बिटकॉइन माइनर्स का, क्योंकि बिटकॉइन माइनर्स को भी प्रेशर है। बिटकॉइन माइनिंग जो माइनिंग की जिस हिसाब से एनर्जी की हर हर जगह हाहाकार है। जर्मनी के अंदर तो यहाँ तक बोला गया कि गीजर्स को बंद कर दो, गीजर को कम चलाओ, तो हर जगह एक एनर्जी की मार है, जिसकी वजह से बिटकॉइन माइनर्स के ऊपर भी गाज गिर सकती है। ऑलरेडी जो बिटकॉइन जब चाइना से जब माइनर्स निकले, तो चाइना से माइनर्स जब निकले तो सबसे पहले पहुँचे कज़ाकिस्तान, और कज़ाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे कोई हालात नहीं है। वहाँ पे भी आप देखो कि हमने जब चाइना ने माइनिंग को जब बैन किया, तो हुआ क्या था? माइनिंग को जब बैन करने पे मार्केट के अंदर उस टाइम पैनिक हुआ था और प्राइस काफ़ी क्रैश किया था बिटकॉइन का भी। सिमिलरली कज़ाकिस्तान भी, क्योंकि वो सारे माइनर्स कज़ाकिस्तान में काफ़ी माइग्रेट हुए, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो माइनर्स हैं, जो रेगुलेशन है वो टाइट आने वाला है माइनर्स के खिलाफ, एंड क्रिप्टो के अराउंड एक रेगुलेटरी वो फिगर बना रहे हैं। तो और टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं माइनर्स को, तो हो सकता है कि वहाँ से माइनर्स को मूव करना पड़े। एंड जब माइनर्स मूव करते हैं, तो जनरली माइनर्स का एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। माइनर्स की जो जो फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं रहती है, और वेरिएबल को वहाँ पे उनको शिफ्टिंग में भी एक पैसा खर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो और ज़्यादा जो बिटकॉइन्स है वो मार्केट में सेल हो सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए। So this is again one of the most important news. सेकंड ट्रेंड मेरा ये सेकंड जो जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो प्रेडिक्शन है कि 2023 के बिगिनिंग में या 2023 के मिड में जो एसईसी है, जो गैरी गेंसलर है, गैरी गेंसलर जो है वो बाकी क्रिप्टो के पीछे पड़ा हुआ है। बिटकॉइन को उसने बोला है कि ये तो कमोडिटी है, क्लियर है, लेकिन जो बाकी क्रिप्टोज हैं उसकी नज़र में सिक्योरिटीज़ है, यहाँ तक कि स्टेबल कॉइन्स भी सिक्योरिटीज़ की नज़र में आते हैं उसके। अगर गैरी गेंसलर ने सिक्योरिटीज लॉ के थ्रू के अंदर बाकी सारे क्रिप्टो को एक्सेप्ट बिटकॉइन अगर सिक्योरिटीज प्रूव कर दिया, तो बिटकॉइन के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन जो बाकी क्रिप्टो है उसको सिक्योरिटीज प्रूव करते ही उसके अंदर काफ़ी सारा पैनिक आएगा। काफ़ी सारी जो जितनी भी कंपनीज हैं, जो जितने भी फाउंडर्स हैं जो यूएस में बेस्ड हैं, उन लोगों को भी वहाँ से हो सकता है मूव करना पड़ जाए। और यूएस के जो नेशनल्स हैं वो सिर्फ रेगुलेटेड क्रिप्टो में ही वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, अनरेगुलेटेड क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो सिक्योरिटीज जो वहाँ पे एक्सचेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी जो टोकन्स को लिस्ट करती हैं, वो उन्हीं टोकन्स को लिस्ट कर पाएगी जिसको गैरी गेंसलर ने एसईसी के थ्रू रेगुलेट किया होगा, जो रेगुलेटरी पैराडाइम में आएंगी। अदरवाइज जो बाकी क्रिप्टो है उनको यूएस से मूव करना पड़ेगा। तो ये एक
2023 के अंदर एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी बाकी क्रिप्टोज़ पे कि कहीं अगर उनको सिक्योरिटीज़ कह दिया इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया। किसी भी क्रिप्टो को सिक्योरिटी में फ़ॉल करने के बाद क्या-क्या चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है, क्या-क्या डिक्लेरेशंस देनी पड़ती हैं, क्या उसका फ्यूचर बनेगा, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन सिक्योरिटीज़ के कानून के अंदर आते ही बहुत सारा पैनिक क्रिएट होगा ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट में। बट हाँ, बिटकॉइन के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अगर बिटकॉइन वहाँ कमोडिटी प्रूव हो गया तो उसके अंदर जो क्योंकि कितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे ही कोई क्लैरिटी आएगी उस अचानक आप देखोगे कि बिटकॉइन के अंदर काफ़ी सारा इंस्टीट्यूशनल पैसा आएगा क्योंकि वो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड एक एसेट हो गया। और जो बाकी जो क्रिप्टो है वो अगर उनको एसईसी ने सिक्योरिटीज़ कह दिया तो काफ़ी सारे क्रिप्टो को जो एसईसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने में मतलब इसको हिंदी में कहते हैं ना नानी याद आ जाएगी। उस तरह की सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे क्रिप्टो के अंदर ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं और काफ़ी क्रिप्टो इसलिए भी फ्लरिश करता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और रेगुलेटेड नहीं है। जब रेगुलेशन आ जाएगी तो हो सकता है कि काफ़ी सारे क्रिप्टो आपको वैनिश होता हुआ दिखे या मूव होता हुआ दिखे और जो यूएस के जो नेशनल्स हैं वो नॉन रेगुलेटेड या चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गैरी गेंसलर बाय द वे 2026 तक उसकी अपॉइंटमेंट है। तो 2023 में हम आ गए हैं, अगले 3 साल तक गैरी गेंसलर है और गैरी गेंसलर का रवैया बाकी क्रिप्टो को लेके कुछ ख़ास नहीं है। इनफैक्ट गैरी को ये बोला जा रहा है कि जो L1 चेन्स है जैसे इथेरियम है या सोलाना है, इन जगहों पे जो हार्वे टेस्ट होता है उसके अंदर ये होता है कि थर्ड पार्टी पे इन्वेस्टर का रिलायंस होता है कि मतलब जो इन्वेस्टर है जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचा गया है, वो डिपेंड करता है थर्ड पार्टी पे मतलब वो डिपेंड करता है फाउंडर पे। कि भैया वो फाउंडर कुछ करेगा तो वो उसके एफर्ट से मेरे को रिजल्ट आएगा या मेरा ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। L1 चेन्स के अंदर जैसे इथेरियम के अंदर वो एक पर्टिकुलर फाउंडर नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज़ है। तो हार्वे टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाता है, तो इथेरियम शुड नॉट बी सिक्योरिटी और जो सोलानाज़ हैं या बाकी L1s हैं, वो भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं, वहाँ पे हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर फाउंडर या टीम होती है, जो उसको ड्राइव कर रही होती है। डिबेट है आने वाला साल जो है 2023 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एसईसी का क्या रवैया है और सीएफटीसी का क्या रवैया है। राइट। एक और कंट्री लगता है कि इस साल जो है 2 कंट्रीज़ तो हैं जहाँ पे बिट जो ये मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन को ऑलरेडी 2 कंट्रीज़ का लीगल टेंडर है, चाहे वो छोटी कंट्रीज़ हैं, चाहे एल सल्वाडोर है, अफ्रीका में एक कंट्री है। तीसरी कंट्री टोंगा हो सकती है। टोंगा आइलैंड्स के अंदर 70 से 72 वोल्केनोज़ हैं, बहुत छोटा-सा आइलैंड है। और उनके पास जो एक ही वोल्केनो से उनकी पूरी जनता की एनर्जी मीट आउट हो जाती है। उनकी आबादी बहुत ही कम है, शायद 5 लाख की भी आबादी नहीं है। 3 साढ़े 3 4 लाख की आबादी का वो देश है, तो उसमें उनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक वोल्केनो से पूरी हो जाती है, वो भी वेस्ट होती है। उनके पास 60 से 70 वोल्केनो है पूरे उस आइलैंड पे। तो वो वोल्केनो की एनर्जी को माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी और उनके लोगों को इनफैक्ट वो हर घर के अंदर प्लान ये है कि एक माइनिंग कार्ट लगाने की वो फिराक में है और बाकी वोल्केनो के थ्रू जो एल सल्वाडोर से उन्होंने एग्जांपल लिया कि एनर्जी उनके पास अबंडेंट है तो वो बीटीसी को माइन करने की फिराक में है। तो हो सकता है कि आपको और टोंगा के प्रेसिडेंट की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे इनपुट्स आए हैं स्टार्टिंग में भी। तो हो सकता है कि इस साल आपको टोंगा और 3 कंट्रीज़ हो जाएँगी जहाँ पे बिटकॉइन एज़ अ लीगल टेंडर इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है ये 4 भी हो जाएँ क्योंकि होता क्या है कि जब जब 1, 2, 3 के बाद जब इनकी परफ़ॉर्मेंस देखते हुए हो सकता है कि चौथी, 5वीं कंट्री भी जहाँ पे खुद की कोई करेंसी नहीं और बाय द वे ऐसे डबल डिजिट में कंट्रीज़ हैं, एग्ज़ैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन ऐसी कंट्रीज़ 10 से ऊपर हैं, जहाँ पे खुद की करेंसी नहीं है जिन कंट्रीज़ की। तो उन कंट्रीज़ के लिए ऐसी कंट्रीज़ हो सकता है कि एग्ज़ाम्पल बन जाए। पर टोंगा को आप देख सकते हो कि वो हो सकता है कि इस साल आपके लीड करेगा इस चीज़ के अंदर और मैं इसको आपको ऐसी बात मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये भी दिखा देता हूँ एक आर्टिकल जो कि 24 फरवरी 2022 का है कि टोंगास टाइमलाइन फॉर बिटकॉइन एज़ लीगल टेंडर एंड बीटीसी माइनिंग विद वोल्केनोस राइट सो दिस इज़ नॉट जस्ट माय प्रेडिक्शन दिस इज़ ऑलरेडी इन द न्यूज़ राइट सो ये एक है और उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो पेमेंट्स को लेके तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि 2023 में आप क्रिप्टो पेमेंट्स को लेके भी आप देखोगे कि काफ़ी सारे जो इंटरफेसेस हैं वो बहुत इम्प्रूव होंगे और आप ये देख सकते हो कि
क्रिप्टो पेमेंट्स की बात अगर हम करें कि बहुत सारे जो इंटरफेसेस हैं उनके अंदर वो क्रिप्टो एज अ पेमेंट जो है वो एम्बेड हो जाएगा, राइट? काफ़ी सारा उसका यूआई, उसका जो इंटरफेस है, जैसे लाइटनिंग नेटवर्क की हम बात करें तो जैसे लाइटनिंग नेटवर्क जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो बिटकॉइन ऑन अ लाइटनिंग नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज क्विक एज फॉर समथिंग लाइक बाइंग अ कॉफी और इंस्टेंट पेमेंट के लिए, राइट? और माइक्रो पेमेंट्स के लिए हमने देखा है कि लाइटनिंग नेटवर्क कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इधर विटालिक भी पेमेंट्स को लेके बहुत एक्साइटेड है। विटालिक का ये कहना है कि जो लेयर 2s हैं, वो लाइट पेमेंट्स के लिए बहुत यूज़ होंगे इथेरियम के ऊपर, और गोइंग फॉरवर्ड जो इथेरियम के जो अपग्रेड्स हैं, जो इस साल समर्स में एक्सपेक्टेड हैं, उसके बाद जो है वीज़ा और मास्टरकार्ड के बराबर की जो टीपीएस है, उसको भी एक्सीड कर जाएगा जो लेयर 2s हैं, राइट? तो लेयर 2s को लेके विटालिक बहुत विटालिक को लगता है कि जो लेयर 2s हैं जो इथेरियम के ऊपर, वो दे विल बी यूज्ड एज एज अ बेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेमेंट्स इन फ्यूचर। और इधर से जो बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क है, जो बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क में जिस हिसाब से ग्रोथ है, उस हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड लाइटनिंग नेटवर्क को हमने देखा है कि ऑलरेडी वीज़ा और मास्टरकार्ड से ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हो गई है। तो विद इन फ्यूचर यू विल सी दैट मोर एंड मोर कंपनीज विल हैव थिंग्स लाइक लाइटनिंग नेट वॉलेट एम्बेडेड विद इन द ऐप, राइट? तो इसकी शुरुआत हो सकता है आप देखोगे ट्विटर से, कि जहाँ पे हो सकता है कि ट्विटर के अंदर आपको एम्बेडेड मिलेगा, इंटीग्रेटेड मिलेंगे क्रिप्टो वॉलेट्स। तो अगर ट्विटर के ऊपर क्रिप्टो वॉलेट एम्बेड हो गया, तो आप सोचो कितने सारे लोग अचानक क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज करना शुरू कर देंगे, उनकी सर्विसेज को, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो हो, चाहे स्टेबल कॉइन हो। तो सिमिलरली अगर ट्विटर नहीं कर दिया, तो बाकी बहुत सारी कंपनीज के अंदर आप वॉलेट्स को एम्बेड देखोगे। तो ये एक क्रिप्टो पेमेंट्स कुड बी दी वन ऑफ द थिंग इन 2023। सिर्फ एक कंपनी को इनिशिएटिव लेना, और मुझे लगता है कि इसमें ट्विटर जो है वो लीड करेगा, राइट? और ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, हो सकता है कि वहाँ पे केवाईसी आए 2023 के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी सीबीडीसी और जो ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स हैं उसके बीच में एक ऑलरेडी एक स्टिफ कंपटीशन चल रहा है यूएस के अंदर। ऑलरेडी बात ये चल रही है कि एग्जिस्टिंग स्टेबल कॉइन्स को ही सीबीडीसी मॉडल में कन्वर्ट किया जाए, या फेड नाउ जो फेडरल रिजर्व का जो अपना एक फेड नाउ का एक प्लान है सीबीडीसी का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फ्यूचर में आप देख सकते हो कि प्लान कुछ भी हो, जो एग्जिस्टिंग सीबीडीसी, जो एग्जिस्टिंग स्टेबल कॉइन्स हैं, इनकी आप केवाईसी होती हुई आप देखोगे। और 2023 मास अडॉप्शन का भी साल होगा, ये मेरी अगली प्रेडिक्शन है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिप्टो यूजर्स हैं वो 4% टोटल यूज करते हैं क्रिप्टो को पूरी दुनिया में, जितनी पॉपुलेशन है। लेकिन जिस हिसाब से इंस्टाग्राम ने, अभी आप देखा कि पॉलीगॉन को उसने एम्बेड किया, स्टारबक्स ने ऑलरेडी पॉलीगॉन के साथ किया, राइट? ट्विटर अगर किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो को, जैसे कि इलॉन मस्क हो सकता है बीटीसी को, लाइटनिंग नेटवर्क को एम्बेड कर दे, या डोज को कर दे, या स्टेबल कॉइन को कर दे, तो अगर ट्विटर करता है, तो आप ये देखोगे कि ये साल क्रिप्टो मास अडॉप्शन के लिए बहुत बड़ा साल होगा। ये 2023 के अंदर बहुत सारे जो नॉन क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो वो इसके अंदर एंटर करेंगे, और खासकर एंड दे माइट डू इट फॉर फन। ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। अब कोई इंस्टाग्राम पे अगर आप एनएफटीज को डाल सकते हो, और वहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन आपने दे दिया क्रिप्टो वॉलेट का, तो वंस दे स्टार्ट यूजिंग इट, तो ऑटोमेटिकली दे विल एंटर इनटू दिस इकोसिस्टम। सो दे माइट एंटर इट फॉर फन, और और नेसेसिटी, कि उनको अगर ये करना है तो ये वॉलेट उनको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। सो समथिंग लाइक दैट। तो ये मास अडॉप्शन का भी साल हो सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सालों से आपने देखा होगा कि अमेजोन, एप्पल, गूगल, इन सब के यहाँ पे ऑलरेडी जो पोजीशंस हैं, 4-4 सालों से क्रिप्टो की पोजीशंस इन्होंने निकाली थी, इन्होंने अच्छा टैलेंट हायर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में यू विल सी दैट मे बी एप्पल और गूगल, दे माइट हैव एन इंटीग्रेटेड वॉलेट्स, बट उसके चांसेस फिर भी कम है। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं, चाहे स्टारबक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, ये कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी मास अडॉप्शन लेके आएंगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो गेम्स के अंदर जो एनएफटीज होती हैं, जो स्किन्स होती हैं, या जैसे गेम्स के अंदर जो वेपन्स होते हैं, वो खरीदने के लिए जो टोटल मार्केट है वो 50 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। तो उस पर्टिकुलर मार्केट को बहुत सारे प्लेयर टैप करना चाहते हैं। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी दैट मेनी बिग ब्रांड्स विल गेट देयर यूजर्स
इंट्रोड्यूस एनएफटीज एंड क्रिप्टोज एंड इंटीग्रेटेड वॉलेट्स होंगे, तो लोग फॉर फन या नेसेसिटी के लिए, नेसेसिटी इन द सेंस कि उनको अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस यूज करनी है, तो हो सकता है वो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट क्योंकि उनको यूज करनी, तो दे माइट स्टार्ट यूजिंग इट। सो 2023 कुड प्रूव टू बी दैट ईयर। एंड क्योंकि अब 2022 में वैसे भी जो नॉन सीरियस प्लेयर्स थे वो फ्लश हो चुके हैं, और जो बिटलर्स हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वही सर्वाइव कर रहे हैं, खासकर D5 के अंदर, या L1s या L2s में। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि आप मास अडॉप्शन और होता हुआ देखोगे, और चीज़ें होते हुए देखोगे। अम, और उसके अलावा जो अगर आप देखो तो बिग टेक कंपनीज के बारे में आपने बताया, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेकंड लास्ट मेरी प्रिडिक्शन है, वो ये कि सीबीडीसीज के ऊपर आप काम होता देख ही रहे हो, राइट? चाहे वो 105 कंट्रीज हैं उस पे काम कर रही हैं। इंडिया के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि पायलट चल रहा है सीबीडीसी का। जो सबसे बड़ी जो मेरी प्रिडिक्शन है कि आप डिजिटल आइडेंटिटीज आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। डिजिटल आइडेंटिटी आप ये समझ लीजिए कि अभी आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं कि आपका आधार है, या लाइसेंस है, या पैन कार्ड है, या वोटर आईडी कार्ड है। 4-5 अलग-अलग तरीके के कार्ड हैं। ये भी डिजिटल है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ये सारे अलग-अलग रेगुलेटर ने आपको इश्यू किए हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने इश्यू किए हैं, है ना? डिजिटल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आपकी एक जगह पे सेंट्रलाइज़ सर्वर पे स्टोर हो जाएँगी, और ये सारा का सारा डेटा, ये सारे के सारे कार्ड्स आपके, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, वोटर आईडी हो गया, आपका सब कुछ एक ही जगह पे स्टोर हो जाएगा, और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी से ये मैच हो जाएगा। तो सपोज़ आपके फिंगरप्रिंट हो गया, आपका आइरिस हो गया, राइट? और आपकी थंब इम्प्रेशंस और इन सब चीज़ों को, और जो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो इश्यूड हैं, उन सबको क्लब करके एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आपका हेल्थ रिकॉर्ड भी उससे लिंक हो जाएगा, आपके एजुकेशन सारे सर्टिफिकेट्स, आपकी हर चीज़, यहाँ तक कि आपका मोबाइल आपको एक्सेस करना है, आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, आपको कुछ भी एक्सेस करना है, वो डिजिटल आइडेंटिटी के थ्रू ही आपका हो जाएगा। आपका कोविड सर्टिफिकेशन, आपका पासपोर्ट, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड, आपका हेल्थ रिकॉर्ड, सारा का सारा उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से वो लिंक हो जाएगा। बस इश्यू ये है इसमें कि आप कि देखिए कि डिजिटल आइडेंटिटीज़ कोई किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का प्लान नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का प्लान है, राइट? यूनाइटेड नेशन ये चाहता है कि डिजिटल आइडेंटिटीज़ को, आप ये देखिए, यूएनडीपी, undp.org, हाउ डिजिटल कैन क्लोज द आइडेंटिटी गैप। ये कह रहे हैं कि 1 बिलियन लोगों के पास कोई डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। नियरली 1 बिलियन पीपल हैव नो ऑफिशियल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो ये कह रहे हैं कि सारे, इनका ये कहना है कि हम इसके लिए करना चाहते हैं कि जो 1 बिलियन लोग हैं उनको हम सिस्टम में लेके आए, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके की आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो भी कह रहा है कि व्हाई वी नीड टू रेगुलेट डिजिटल आइडेंटिटी इन द मेटावर्स। वो तो ये इस हद तक चला गया कि जो ये मेटावर्सेस बन रहे हैं, उसके अंदर जो ये लोग का मतलब मूव कर रहे हैं, या इकोनॉमी चला रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर मूव कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूजर हैं, उनके जो इथेरियम एड्रेसेस हैं, सपोज वो कौन लोग हैं, उनकी वो डिजिटल आइडेंटिटी को भी रेगुलेट करना जरूरी है। सो बेसिकली दे आर इवन आइंग के जो मेटावर्सेस हैं उसके अंदर जो यूजर्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी हमें डिजिटली आइडेंटिफाई करना चाहिए, और यूएनडीपी का भी प्लान ये है। तो आप गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि फ्यूचर में डिजिटल आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी सर्टेन थिंग, और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के साथ आपका एक डिजिटल वॉलेट होगा। उस डिजिटल वॉलेट के अंदर आपकी सीबीडीसीज आपकी लिंक्ड हो जाएंगी। तो डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल वॉलेट, उस डिजिटल वॉलेट में डिजिटल मनी, and there will be no cash. So CBDC, digital identity clubbed together, stored in a centralized database, right? So this is the future. Every country will try to push it, every country will do it, because यूनाइटेड नेशन का ये प्रोग्राम है, एंड दे वांट टू पुश दिस थिंग। चाइना के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एक स्टडी के मुताबिक 8-10% लोगों, मतलब वॉलंटरली भी लोग नहीं करना चाह रहे इसको, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा सा प्रिवेसी को लेके, और उनको उनको एक डिस्कम्फर्ट है कि एक सारी की सारी चीज़ें उनके एक सेंट्रल सर्वर पे, सेंट्रल डेटाबेस पे स्टोर होगी, और सारी की सारी चीज़ें उनकी डिजिटली
आइडेंटिफाइड होके एक जगह पे स्टोर की जाएँगी। तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो वॉलंटरीली तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। गोइंग फॉरवर्ड देखने वाली चीज़ होगी कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करने के लिए, राइट? इनफैक्ट डिजिटल आइडेंटिटीज़ का हमने क्लासिक एग्ज़ाम्पल कोविड में देखा। कोविड सर्टिफ़िकेट एक तरीके का हमारा एक्सेस पास ही था। जिसके पास वो सर्टिफ़िकेट नहीं था, वो जनरली कई जगह मॉल्स में एंटर नहीं कर पा रहा था, ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, मूव नहीं कर पा रहा था। हर जगह एक्सेस करने के लिए आपको डिजिटल एक तरीके का सर्टिफ़िकेट चाहिए ही था। तो यही आपकी जो आइडेंटिटी है, आप सोचो कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो बिना, और पूरी दुनिया में आप बिना पासपोर्ट के आपके जो डिजिटल आइडेंटिफ़िकेशन के थ्रू आप मूव कर रहे हो, हर जगह आप जा रहे हो, तो आपकी वो एक सेंट्रल डेटाबेस में आपकी वो आइडेंटिटी स्टोर्ड है। अगर आप क्रिप्टो को भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका क्रिप्टो वॉलेट भी कल को फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड उसके साथ लिंक किया जा सकता है। आपका चाहे मेटामास्क का वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट्स भी उसके साथ आपकी डिजिटल आइडेंटिटी के साथ ट्रैक किए जा सकते हैं। सो ये गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में, अब ये ऐसा नहीं कि 2023 में हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूएनडीपी भी कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि 2030 से पहले करना ही करना है। लेकिन 2023 में आप इसकी सुगबुगाहट और ज़्यादा तेज़ी से सुनोगे डिजिटल आइडेंटिटीज़ को लेके। जैसे आपने सीबीडीसीज़ को सुना है, वैसे ही आप फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की बहुत सारी बातें सुनोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया को लेके जो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2024 में इलेक्शन है मई के अंदर। 2023 के अंदर गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता कि कोई कानून ऐसा आएगा, क्योंकि 2023 के अंदर लेटर हाफ में तो गवर्नमेंट वैसे ही इलेक्शन में बहुत बिजी हो जाएगी, और वो उसके पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास इलेक्शन से जस्ट पहले वाला जो साल होता है, वो अपनी जो रिमेनिंग कमिटमेंट्स हैं उनको पूरे करने का साल होता है। ऑलरेडी जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं जब बैठते हैं, तो वो बहुत ही थॉटफुल बिल्स उसके अंदर डाले जाते हैं, जो कि पॉपुलर है, जो कि मासेस को लुभाने के लिए, या उनका विश्वास दोबारा से पाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले वाला साल है, तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्रिप्टो को लेके वैसे भी आरबीआई हॉस्टाइल है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं जी20 के अंदर ये बताया कि हम जी20 की प्रेज़िडेंसी के दौरान कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क लेके आएँगे, जो कि पूरी दुनिया में बाकी देशों को भी मंज़ूर होगा, और बाकी देशों के कोऑर्डिनेशन से ही क्रिप्टो को कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2023 के अंदर ऐसा भी नहीं है कि हम क्रिप्टो को पार्लियामेंट के थ्रू बिल को पास होते हुए देखेंगे। जैसी स्थिति अभी है, हाई टैक्सेस हैं, 1% टीडीएस है, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। क्रिप्टो का वॉल्यूम डाउन है, इसलिए सरकार को पता है 90% वॉल्यूम गिर चुका है। तो सरकार को ये भी पता है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो उसको टाइट रखना चाहते थे इंडस्ट्री को, उसमें वो कहीं न कहीं सक्सेसफुल हुए हैं उसको अचीव करने के लिए। सो 2023 में कोई मुझे बैन जैसी कोई स्थिति नहीं दिखती, बट हाँ, इंडस्ट्री की भी कोई ख़ास स्थिति नहीं दिखती। क इंडस्ट्री भी मशरूम होती हुई 2023 में आपको नहीं दिखेगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है इंडिया को लेके, राइट। सो ये आई एम श्योर कि आपको पसंद आया होगा। ये मेरी प्रेडिक्शंस थी। मैं सीक्वेंस तो भूल गया 1, 2, 3 कौन सी, बट आई एम श्योर कि आपको फ्लो के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जाते-जाते, जैसे आपको जो मैंने बात बोली, उसके कुछ आर्टिकल्स मैं शेयर नहीं कर पाया, जैसे कि एक और जो मेरी जिस चीज़ को मैं नहीं बता पाया, कि आप गोइंग फॉरवर्ड आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसके अंदर डीफाई के अंदर एंटर करेंगे। ये मेरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आवे ने एक परमिशन पूल, एक आर्क निकाला, जिसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ने जॉइन किया है, और डीफाई को एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देख रहे हैं। तो डीफाई को काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो एम्ब्रेस कर सकते हैं फ्यूचर में। उसमें आवे जो है ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से सर्विस निकाल चुका है, राइट। ये विटालिक है, विटालिक ने पेमेंट्स को लेके काफ़ी अपबीट है। आप ये देख सकते हो, मेटा एनएफटी क्रॉस पोस्टिंग एंड शेयरिंग, मेटा ने ऑलरेडी एनएफटीज को आप इंस्टाग्राम पे और मेटा फेसबुक पे कर सकते हो। ये देखिए, टोंगा का एक आर्टिकल था, एप्पल एप्पल ने ऑलरेडी अल्टरनेटिव पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो एक्सपीरियंस के बंदे को ऑलरेडी हायर करने की बात की है। आप सऊदी अरब के अंदर देख सकते हो कि क्रिप्टो चीफ जो है वो हायर किया गया। तो काफ़ी सारे देश ऑलरेडी क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए सोच ही रहे हैं। और आप ये कॉइनबेस, बड़े-बड़े जो जेपी मॉर्गन है, वो कॉइनबेस को में 5 से 10% खरीदने की सोच रहा है, क्योंकि कॉइनबेस का शेयर इस टाइम बहुत गिरा हुआ है। और बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको इसके अंदर एंटर करते हुए दिखेंगे, क्रैकन में, कॉइनबेस में, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, ये सब
आँखें गड़ाए बैठे हैं कि इस बेयर मार्केट में कब वो टाइम आएगा कि जब वो 5-10% इक्विटी खरीद लें इन कंपनीज़ के अंदर। यूएनडीपी का मैंने आपको बताया दिया कि डिजिटल आइडेंटिटी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और जिसमें पूरी दुनिया को एक एक डिजिटल कोड के अंदर यू नो उस सबको आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा, और एक एक सेंट्रल डेटाबेस में सारी जो चीज़ें हैं, सारी एक्टिविटी है, वो जो डिजिटल, एक आदमी बेसिकली एक डिजिटल नंबर होगा एक सर्वर के अंदर, और उससे सारी चीज़ें उसी के साथ लिंक्ड होंगी, राइट? तो उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, अपने कमेंट्स डालेगा, मेरी प्रेडिक्शन कैसी लगी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है ये ज़रूरी है। कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मुझे लगेगा कि हाँ यार, आप वीडियो को मेरे ध्यान से सुनते हो और आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। रिप्लाई नहीं करता हूँ, दैट्स ओके, बट मैं एक-एक कमेंट को पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वहीं से मुझे फीडबैक भी मिलता है कि मुझे आगे क्या कंटेंट क्या बनाना है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है 2023 के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे विद दिस थॉट। थैंक यू वेरी मच।